हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटेक्निक पॉइंट इंदौर के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस चैनल पर हमारा पहला वीडियो है आप सभी के लिए। जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए पॉलिटेक्निक के बारे में, पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में, आज से चैनल आपको समर्पित है, आपके लिए समर्पित है। जितना भी कंटेंट पॉलिटेक्निक के बारे में चाहिए होगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके सब्जेक्ट के बारे में हो, चाहे आपके सब्जेक्ट की कंप्लीट कोर्सेज के बारे में हो, सब कुछ आज से इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आज से ये चैनल आपके लिए द पॉलिटेक्निक स्पेशल चैनल है। आप भारत के किसी भी राज्य से हो, वहां की पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है। आपके जो मन में कुछ सवाल होते हैं, अभी अभी आपने 12th या 10th पास किया होगा, ठीक है, और आपके मन में ढेर सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि सर ये पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है, ये पॉलिटेक्निक कब करना चाहिए, क्या होता है, इसमें जॉब पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से इसमें ब्रांचेज होती है, उस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके आपके सारे सवाल अपन इस वीडियो में, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी सवाल है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी ब्रांचेज है, किस ब्रांच से करना चाहिए, कौन कर सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे एग्जाम होता है, जो भी सवाल होता है ना, बेसिक से बेसिक सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि पहला सवाल होता है आप सभी का कि पॉलिटेक्निक है क्या, व्हाट इज पॉलिटेक्निक। ठीक है, पॉलिटेक्निक है क्या, तो देखिए माय डियर, पॉलिटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा होता है। ठीक है, डिप्लोमा किस क्षेत्र पर होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र पर डिप्लोमा होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र पर आपका ये डिप्लोमा होता है। ओके, इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होता है। इंजीनियरिंग में दो चीजें होती हैं, अगर आपको डिग्री करनी है इंजीनियरिंग में तो आप बीटेक करते हैं, और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। ठीक है, डिप्लोमा है ये इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर डिप्लोमा है। अगर इसके टेन्योर की बात करो तो ये जो 3 साल का होता है, ठीक है, इसका समय अवधि कितनी है, 3 साल का होता है। अब 3 साल का ग्रेजुएशन भी होता है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में कर रहे हैं तो ये आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहलाएगा। 3 साल का होता है, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन इसको कर सकता है, तो देखिए इसको करने के लिए जो आपको योग्यता चाहिए मुख्यतः, ठीक है, योग्यता आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हो चुके हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10th पास हो चुके हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अगर आप 12th भी कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं। मिनिमम इसमें जो योग्यता है वो 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक हर जिले में, भारत के हर राज्य के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर इसकी इनके कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग इनकी यूनिवर्सिटीज है, जहां से आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रेगुलर प्राइवेट दोनों तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे इसके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, बहुत सारे इसके प्राइवेट कॉलेज भी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग की चॉइस होती है कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। अब बहुत सारे लोग को ये भी सवाल होगा कि सर बीटेक करना चाहिए कि डिप्लोमा करना चाहिए, उन पर थोड़ा सा बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक एक प्रकार का इंजीनियरिंग क्षेत्र पर डिप्लोमा होता है 3 साल का। ठीक है, जिसमें आप 3 साल इंजीनियरिंग वहां पर जाकर के सीखते हैं। अगर आप 4 साल करते हैं तो वो आपका बीटेक होता है फिर। ठीक है, बीटेक के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है, पर अगर पॉलिटेक्निक आप करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप 10वीं पास है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिटेक्निक के यहाँ पास फोटो भी आप देख सकते हैं, मैंने लगाई हुई है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं कि जो आपका अगला सवाल होता है कि इसको कर कौन सकता है। ठीक है, कौन इसको कर सकता है, मैंने बता दिया कि अगर आप 10th पास हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 10वीं होती है। ठीक है, अगर आप 10th पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 12th भी है तो भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद भी करते हैं। ठीक है, बट अगर आप 10th पास है तो आप 10th से अपना कर सकते हैं। ओके, बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी 10th है। ठीक है, 10वीं पास आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आप 12वीं भी हैं तो भी आप 12वीं भी कर सकते हैं। बहुत सारे पूछते हैं सर मैं 12th मैंने बायोलॉजी से कर लिया है तो क्या मैं कर सकता हूँ, तो बाबू आप समझो, ठीक है, आपने बायो 12th से किया है, 11th 12th बायो से किया है ना। आप जो ये 10th वाला सब्जेक्ट है, 10th में तो सारे सब्जेक्ट कॉमन ही होते हैं सभी के, तो आप 10th से, मैंने बताया ना मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता 12th में क्या सब्जेक्ट है, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरा सवाल होता है कौन कर सकता है, तो 10वीं पास अगर आप तो कर सकते हो पॉलिटेक्निक। ठीक है, इसके बाद आप पॉलिटेक्निक में सर ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी ब्रांच के बेस्ट होती है, तो देखो अगर आप जनरली देखोगे इंडिया के अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंदर तो 4-5 ब्रांचेज जो आपको कॉमन दिखाई देंगी, जो लगभग लगभग हर पॉलिटेक्निक कॉलेज में होती ही हैं। जैसे पहले बात कर लेता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में आप 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हो आप। ओके, अगर आपको ग्रेजुएशन चाहिए तो फिर आपको 4 साल का बीटेक करना होगा। ठीक है, 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हो। सेम चीज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी अंदर होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है। ठीक है,
और आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और माइनिंग। ये जो आप ऊपर आपको 7-8 दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग हर कॉलेज में होते ही हैं। किसी हो सकता है मान लीजिए किसी कॉलेज में इनमें से 4-5 हों या किसी दूसरे कॉलेज में इनमें से 2-4 हों। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो 7 ब्रांच आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको हर जगह कॉमन मिलेंगी, ठीक है, जो लगभग हर कॉलेज में या आपके एरिया में आसपास कॉलेजों में आपको दिखाई देंगी। यही मोस्ट ब्रांच होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो आपको देखने को मिलते हैं और इसी से जनरली लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे आपका केमिकल इंजीनियरिंग पर भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, फैशन इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, एक कार मेकिंग इंजीनियरिंग भी होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है। इसके बाद आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आजकल होने लग रहा है, ठीक है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होती है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पर भी डिप्लोमा होता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी होती है, टेक्सटाइल भी होती है और इन्वायरमेंटल होती है। लेकिन जो मैंने ये थोड़ा सा ब्लर करके लिखा हुआ ना, जो नीचे वाले, ये आपको रेयर केस में ही किसी न किसी पॉलिटेक्निक के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर किसी पॉलिटेक्निक में थोड़ा बहुत रेयर केस में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आपको स्टार्टिंग के 7-8 दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग आपको हर जो है तो उसके अंदर हर कॉलेज के अंदर आपको ये दिख ही जाएंगे, ठीक है। इसमें आप एक सवाल पूछ सकते हो, सर इसके अंदर क्या साढ़े तीन साल की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, मैंने बताया डिप्लोमा ये सभी 3 साल के ही होते हैं। कुछ जो जिनसे डिप्लोमा वो हो सकते हैं 2 साल के भी हो, पर ये जो मैं जनरल दिखा रहा हूँ सभी 3 साल के ही होते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप देख रहे हैं ये सभी 3 साल के ही होते हैं, 3 साल आपको ये करना होता है। अगर आप 3 साल कर लेते हो, समझना एक बात स्टेप ध्यान से, अभी आप जब 3 साल इसको कर लेते हो तो आपने जब 3 साल किया है तो ठीक है, 3 साल किया तो आपके हाथ में केवल डिप्लोमा आया है, ठीक है, क्या आया है, इंजीनियरिंग सेक्टर में आपके पास डिप्लोमा आया है। अगर आप अब इसके बाद बीटेक करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ से होता है लेटरल एंट्री का ऑप्शन। क्या होता है, लेटरल एंट्री का ऑप्शन है। लेटरल एंट्री क्या होती है, जैसे मान लीजिए 3 साल आपने डिप्लोमा कर लिया है, अब आप बीटेक करना चाहते हैं कि भाई मैं बीटेक कर लूं, तो आपको अब शुरुआत से नहीं करना है, आप इस डिप्लोमा के तहत लेटरल एंट्री ले सकते हैं। आपको बीटेक में 1 साल की छूट मिल जाएगी। कितने साल की, 1 साल की। कैसे, देखिए बीटेक आपका कितने साल का होता है, बीटेक होता है आपका 4 साल का, ठीक है, बीटेक होता है आपका कितना, 4 साल का। पर जब आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 1 साल की छूट मिल जाएगी, तो मतलब 1 ईयर माइनस हो जाएगा। फर्स्ट ईयर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब डायरेक्ट आपका एडमिशन सेकेंड ईयर के अंदर हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सेकेंड ईयर के अंदर हो जाएगा। और आपको कितने साल करना पड़ेगा बीटेक, 3 साल और करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 4 साल का था, 1 साल की छूट मिल गई क्योंकि आपने डिप्लोमा किया हुआ था। टोटल कितने साल और करना पड़ेगा, 3 साल। कुल मिला के देखा जाए तो 3 साल आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है, ठीक है, और 3 साल आपने बीटेक कर लिया है। टोटल मिलाकर के 6 साल में जाकर के आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ठीक है, 6 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। ओके, तो अगर वैसे देखे जाए आप तो 12 अगर आप 10th की बात करते हैं तो 10th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन 10th के बाद अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो 10th के बाद 3 साल पॉलिटेक्निक और 3 साल बीटेक, कुल मिला के 6 साल में ग्रेजुएशन। और अगर 12th के बाद डायरेक्ट बीटेक करते हैं तो भी 6 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। कुल मिलाकर के अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो ये बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना, कि अगर आप 10th के बाद करते हैं तो ओके। अदरवाइज आपके 2 साल जिंदगी के वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने 12th कर लिया, ठीक है, जिंदगी के 2 साल वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने 12th कर लिया और 12th पॉलिटेक्निक के लिए जरूरत नहीं था। अगर आप 12th कर लिए तो फिर आप बीटेक के लिए जाएं। ओके, अब इसमें एक चीज़ और, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना क्यों जरूरी है। देखिए, जितनी थोड़ी छोटी पोस्ट होती है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं तो जितना जॉब की पॉसिबिलिटी आपको पॉलिटेक्निक लेवल से है, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेवल से जितनी ज़्यादा जॉब की पॉसिबिलिटी है बीटेक लेवल से उतनी नहीं होती है। पॉलिटेक्निक में ये है कि आपको थोड़ी ईजिली जॉब मिल जाएगी, ठीक है, ईजिली जॉब मिल जाएगी एज कम्पेयर टू बीटेक, ठीक है, एज कम्पेयर टू बीटेक। ओके, इजिली जॉब आपको मिल जाएगी, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों के अंदर ही जो है तो जॉब आपको मिली जाती है। अब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, किस ब्रांच से आप करें, तो अगर आपका सपना इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाकर के गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का है तो आपको कौन सी ब्रांच का चुनाव करना चाहिए जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उस पर अपन एक सेपरेट वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक सबका चुनिंदा ब्रांच होता है जैसे माइनिंग, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी जॉब की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। पहले ये माइनिंग का जो सिलेक्शन होता था, ठीक है, इसको नॉन पीपीटी बोलते थे। क्या बोलते थे पहले, नॉन पीपीटी, ठीक है, ये अभी पॉलिटेक्निक के अंदर ही आ गया है। अब पहले ये क्या होता था, पहले ये होता था आपका परसेंटेज बेस से सिलेक्शन, आपके 10th में अगर जितने मेरिट है, मेरिट बनती थी 10th के बेस पर। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, इसको पीपीटी के एग्जाम्स के अंदर ही ला दिया गया है। आप जो पीपीटी का एग्जाम होता है, मैं बताता हूँ अभी कैसा एग्जाम होता है, उसी एग्जाम से दे करके आपकी माइनिंग की भी मेरिट लिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो अब इस समय माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए भी आपका कंबाइन एग्जाम होने लग गया है, पीपीटी के अंदर इसे इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये सारी ब्रांचेज होती हैं आपकी, सभी के अंदर 3 साल का ही डिप्लोमा होता है। ओके, और बात कर लेता हूँ अगला थोड़ा सा, क्या है, हाँ, प्रोसेस क्या होता है, आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल से पीपीटी का एग्जाम होता है, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। अगर मैं इस साल की बात करता हूँ, खासकर मध्य प्रदेश की बात करूँ और इस साल की बात करूँ, तो मध्य प्रदेश में भी जो इस साल
पीपीटी का एग्जाम है उसकी भी डेट नहीं आई है 2022 वाली। पिछले साल तो कोरोना की वजह से एग्जाम ही नहीं हुआ, परसेंट बेस से मेरिट बनी थी, लेकिन इस बार होगा एग्जाम, ठीक है। अभी आई नहीं है। अब यकीन मानिए ये जून का पहला वीक चल रहा है, जून का सेकेंड वीक या 15 जून के अंदर अंदर आपका जो है तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका वही जुलाई तक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, जुलाई तक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। अगर आपने 10th कर रखा है और आपका मन है कि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ठीक, कुछ लोग 12th के बाद भी पॉलिटेक्निक करते हैं, तो सिलेबस कैसे रहने वाला है, देखो सिलेबस इसका कैसा है। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, बिना किसी माइनस मार्किंग के 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन, ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पेपर के अंदर। ऑनलाइन पेपर होता है ये, 2 घंटे का पेपर होता है। टाइम कितने मिलते हैं आपको, 2 घंटे, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको ऑनलाइन क्लास एग्जाम के अंदर, ठीक है। 2 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। एक तो फिजिक्स पूछी जाती है 50 नंबर की 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 50 नंबर की 50 और मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन। टोटल मिला के देखा जाए तो 150 क्वेश्चन का एक कॉम्बो, 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम, ठीक है, और 150 नंबरों का बिना किसी माइनस मार्किंग के। इसी नंबर के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। आप अपना चॉइस फिलिंग करते हैं और जो ब्रांच ये जो कॉलेज आपको अलॉट होता है, अगर आपकी रैंक उस पर लगती है तो आपको वो कॉलेज दे दिया जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी प्रोसेस है। इसकी डेट कब आ रही है, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उस पर अपन बात करेंगे थोड़ा एग्जाम की डेट आ जाए। अभी इसकी एग्जाम डेट नहीं आई है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको जो मोस्टली आप पूछते हैं उसके आंसर आई थिंक आपको मिल चुके होंगे, ठीक है। अब लास्ट में एक सवाल कि सर जॉब पॉसिबिलिटी किसके अंदर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अपन जॉब ढूंढ रहे हैं। तो देखो जॉब भी आप 2 तरीके की यहाँ कर सकते हो। जॉब पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ 2 तरीके से मिल सकती है। एक तो आपको मिल जाएगी प्राइवेट जॉब, ठीक है, प्राइवेट जॉब, और दूसरी होती है आपकी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। अब दोनों में से आप देख सकते हैं कि किसके अंदर आप जाना चाहते हैं। कुछ लोग को क्या है प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जॉब के अंदर आपकी ग्रोथ आपकी स्किल पे डिपेंड करती है। आप जितने स्किल्ड होते जाएंगे आपको प्राइवेट जॉब के अंदर उतनी ग्रोथ मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या है कि एक बार लग गई तो फिर ग्रोथ डिपेंड करेगी सरकार के नियमों पर। सरकार के नियम जैसे होंगे, ठीक है, उसमें वेतनमान लगेगा, आगे चल के आप प्रमोट होते जाएंगे, 10 साल 15 साल में आपकी प्रमोशन होगी। वहाँ पर आपकी स्किल नहीं है, अगर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो अपनी तरफ से सरकार जो है तो आपकी स्किल के बेस पर आपको प्रमोशन नहीं देती है, ठीक है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है तभी आपका प्रमोशन होता है। तो ये अंतर है दोनों के बीच में। और बात कर अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग को सरकारी जॉब का सपना होता है, भाई एक प्रकार हम सरकारी अधिकारी बने इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप गवर्नमेंट जॉब में सब इंजीनियर बन सकते हो। क्या बन सकते हो आप, सब इंजीनियर बन सकते हो, या इसी को अपन दूसरा नाम जूनियर इंजीनियर भी बोलते हैं, ठीक है, जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। ये अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, आपने आसपास देखा होगा, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, या पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, या बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर आप जो है तो जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। अब ये जूनियर इंजीनियर कैसे बन सकते हो, 2 प्रकार के बन सकते हो। एक तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हो, ठीक है, पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद, जिसको अपन क्या बोलते हैं एसएससी जेई का एग्जाम, ठीक है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर नाम ही है इसका एग्जाम होता है, इसके थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हो। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है, स्टेट लेवल पर हर स्टेट अपना अपना सब इंजीनियर रखती है, ठीक है, जिसको जूनियर इंजीनियर मोस्टली एसएससी जी को बोलते हैं, और जैसे सब इंजीनियर पर्टिकुलर स्टेट के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो होता दोनों की पोस्ट डिजिग्नेशन सब कुछ सेम होता है। स्टेट लेवल के अंदर जैसे आपका मध्य प्रदेश अपना लेती है, व्यापम के थ्रू इसका सिलेक्शन होता है, व्यापम सब इंजीनियर, या आपने एमपी सब इंजीनियर सुना होगा नाम, ठीक है, अभी एग्जाम भी होने वाला है उसका, ओके, बहुत अच्छी वैकेंसी इसके अंदर भी आती है, ओके। तो यहाँ पर भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, यहाँ पर सेलेक्ट होकर अपने लोकल स्टेट के अंदर आप एक सब इंजीनियर के पद पर कार्यरत हो सकते हो। जैसे आपका WRD डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, इन एग्जाम में आप जा सकते हो, इन डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ठीक है। एसएससी जे के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है सेंट्रल लेवल के लेवल पर, मतलब आपको भारत के किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है ज्वाइनिंग के लिए। और स्टेट में आप मध्य प्रदेश के किसी मतलब पर्टिकुलर जिस स्टेट में आप सेलेक्ट होते हैं उसके किसी भी जिले में भेजा जा सकता है, बस ये है। मतलब स्टेट लेवल से आप केवल स्टेट के अंदर काम करेंगे, सेंट्रल लेवल में सेलेक्ट हो रहे हैं तो किसी भी राज्य में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका CPWD डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पर आपका PWD डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और जैसे आपका WRD डिपार्टमेंट होता है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है 2 प्रकार की आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। इनके अतिरिक्त भी और सारी जेई की वैकेंसी निकलती है, जैसे मेट्रो दिल्ली मेट्रो में हो गया आपका, रेलवे में जेई निकलती है वैकेंसी, और कई सारे पोस्ट पर आपकी जेई की वैकेंसी निकलती है। उन जितने भी जेई की वैकेंसी निकलेगी आप सबके लिए एलिजिबल होंगे, कुल मिला के ये कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से ये फायदा है, जेई की ज़्यादातर वैकेंसी निकलती है, और बहुत सारी वैकेंसी में इस समय जो है तो बीटेक वाले अलाउ नहीं होते हैं। तो वहाँ पर आपको एक फायदा मिलता है कि यार कम से कम आप उसके अंदर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप उसके अंदर एलिजिबल हैं, ठीक है।
दूसरी बात कर लेते हो प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब देखो, ये जितनी मैंने जेई की वैकेंसी बात करी है पर्टिकुलर किसी न किसी ब्रांच के पर तक ही सीमित होती है। जैसे अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है तो आपके हाईली चांस है कि आपकी ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी यहाँ पर, ठीक है, जेई के लेवल पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे रेलवे वगैरह में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अच्छी वैकेंसी है। फिर आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की, ठीक है। बस यही 4 ब्रांच है जहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर पर जेई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैंने ऑर्डर वाइज बता दी, सबसे ज़्यादा किसकी, सिविल की, फिर इलेक्ट्रिकल की, फिर मैकेनिकल की और फिर इलेक्ट्रॉनिक की। ये 4 हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप कर रहे हैं किसी अदर से तो फिर आप भूल जाएं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप सिर्फ अपना फोकस बना के रखें अपना प्राइवेट जॉब के अंदर। अब प्राइवेट जॉब में सबसे ज़्यादा स्कोप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को होता है, ठीक है, क्योंकि जानते हो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब बहुत सारे व्हीकल की जो फैक्ट्रीज होती हैं या कंपनी होती है वो सारी प्राइवेट ही होती हैं। ऑटोमोबाइल की जो कंपनी होती है सब प्राइवेट होती है, तो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़्यादा डिमांड है। फिर आती है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जैसे जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं प्राइवेट, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ज़्यादा डिमांड होती है। देन इसके बाद फिर और जो अलग अलग ब्रांच है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट के बेस पर आपकी प्राइवेट में डिमांड होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइवेट जॉब। अब आपका कौन सा सपना है आप उनके हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको एक इस पर वीडियो चाहिए सर सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा लेना चाहिए, उस पर भी कमेंट करके बताइए, उस पर अपन बात कर लेंगे। तो ये होती है। अब जॉब पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से कर लीजिएगा। अगर आप प्राइवेट जॉब चाहते हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बेस्ट है। पर अभी आप समझिएगा, अभी क्या है कि आप जानते हैं इंडिया वर्ल्ड में इस समय क्या है, वर्ल्ड में 2 तरीके की चीज़ें चल रही हैं। एक तो वर्ल्ड जो है सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, सोलर एनर्जी की तरफ हमारा रुख हो चुका है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बेसिकली सोलर इंजीनियरिंग आती है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सोलर एनर्जी की कंपनियाँ आने वाली हैं और आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, ठीक है। इन जैसे विंड एनर्जी वगैरह या ऐसे जो बनाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक वाले फील्ड में बहुत एनर्जी है, बहुत जॉब की पॉसिबिलिटी आगे चल के बढ़ने वाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा जॉब की पॉसिबिलिटी बढ़ने वाली, क्योंकि आप जानते हैं इसमें BS6 इंजन चल रहा है, अब रिप्लेस करने की बात चल रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी अब, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगी। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल का भी सेक्टर काफ़ी इंक्रीज होने वाला है इंडिया के अंदर। तो ये दो है, तो आने वाले टाइम पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा जॉब देने वाली है। बाकी बात कर लेता हूँ सिविल की, तो आप सिविल को जानते हो इंफ्रास्ट्रक्चर चलता ही रहता है काम, है ना। प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना मिला तो आपको 10, 12, 15 हज़ार की जॉब तो इसके अंदर मिल ही जाती है, ठीक है। आगे चल के इसके अंदर आप ग्रोथ भी कर सकते हो। बाकी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर का सपना रखते हो तो सिविल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ब्रांच फॉर यू, ओके। तो ये है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, ओके। अगर इसके अतिरिक्त आपको कोई भी एक सवाल है, बिना झिझक के आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम जवाब आपके लिए। ये चैनल आपका है, आपको समर्पित है। बस आपको करना ही है कि इस चैनल से जुड़िएगा। इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर आपके कोई सवाल है तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपके जो भी सवाल होंगे उसके आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपकी जो इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपकी क्वेरीज आप तक पहुँचा पाएँ, जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्यार दीजिए इसे। एक भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपको हम यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड ना करें, आपकी जरूरत की हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा और क्या चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन बिना निसंकोच आप हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर होगा द पॉलिटेक्निक पॉइंट। जुड़िए इससे, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।